हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पिछली क्लास में गाउस के नियम का अनुप्रयोग बताया था। अनुप्रयोग में हमने अनंत विस्तार की समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी और अनंत लंबाई का कोई चालक था, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि अगर हम दो अचालक प्लेटों को जो है एक समान आवेशित कर रहे हैं, सबका क्षेत्रफल समान है, पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों का समान है, बस ये है कि एक को हमने धन आवेशित कर दिया है, दूसरे को ऋण आवेशित कर दिया है और दोनों को पास जो है कुछ दूरी डी पर हमने रख दिया है। दोनों के बीच की दूरी जो है डी हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि अगर प्लेटों को इस तरीके से एक साथ हम करके रख दें तो इनके कारण इस प्लेटों के अंदर किसी बिंदु पर, अंदर ये आपका पॉइंट है, इसके यहाँ से यहाँ तक किसी बिंदु पर और प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर, जहाँ पे प्लेटों के अंदर किसी बिंदु पर और प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हम लोग हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो अब इस सब कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि यहाँ इसके अंदर किसी बिंदु पर और बाहर है वैद्युत तीव्रता क्या होगी। ठीक है, चलिए अब हमने बताया था कोई अचालक प्लेट है एक समान अगर आवेशित है तो प्लेट यहाँ पर हमने ऐसे रखा, ध्यान रखिएगा इस तरीके से प्लेट है। ठीक है, पहले वाले में हमने ऐसे किया था तो ये सामने बिंदु हमने लिया था, अब ऐसे प्लेट है तो वो बिंदु यहाँ। अगर मान लें कि इस तरीके से हम प्लेट रखते हैं, अनंत विस्तार है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र को जरा हम देखें और ध्यान रखें कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो सूत्र में दो चीजें आएंगी, क्या सिग्मा आया है जो इसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा जो हम प्लेट को ऐसे रखकर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाले थे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर है इस प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती। वजह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्षेत्रफल आपको क्षेत्रफल नहीं आया है, क्षेत्रफल का टर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा प्लेटों से इस बिंदु की दूरी, चाहे दूरी यहाँ ले चाहे यहाँ ले यहाँ ले, सभी की इस अनंत विस्तार के कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? एक समान होती है और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। इस बार ये नहीं कि 1 मीटर दूरी पर दूसरी हो जाएगी, 1.5 मीटर दूरी पर दूसरी होगी, ऐसा नहीं। ये दूरियां कितना भी ले लें, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत विस्तार के कारण एक समान होगी। और दूसरी बात, इस प्लेट के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ना ही दूरी पर डिपेंड करती है, सभी जगह एक समान होगी। ठीक है, तो अब हमें इस बिंदु पर लेना है। अगर ये अनंत विस्तार की समतल प्लेट हमने इस तरीके से रख दी तो ना दूरी पर डिपेंड कर रहा है ना इसके क्षेत्रफल पर। ठीक है, डिपेंड किस पे करेगा? इसके पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो पहले हम इसके अंदर बात करें। अंदर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना है। अंदर हमने बिंदु P सेलेक्ट करी, इस बिंदु P पर पहले हम निकाल लें कि धन आवेश के कारण यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और उसकी जो दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। इस तरीके से जैसे हमने बताया था कि प्लेट अगर ऐसे रख देते तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, ऐसे रख देते इस बिंदु पर कैसे होगी? इधर। ठीक है, अब ये धन आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये क्षेत्रफल है, माध्यम की विद्युत तीव्रता, ये आपके इनटू E1 धन और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस बिंदु P पर। ठीक है, चलिए हमने E1 निकाल लिया। अब दूसरी बात करें E2 की दिशा की तरफ। E2 का मतलब ये कि ये जो ऋण आवेश है, इस ऋण आवेशों के कारण इस बिंदु P पर कितनी वैद्युत तीव्रता होगी? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और जब ये दो प्लेटें रखे हैं तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकाल ले, उसको क्या लेंगे? सदिश योग। ठीक है, जो है सदिश योग लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमने वो बिंदु सेलेक्ट कर लिया है। तो अब बात कर रहे हैं कि जो है पहले धनावेश हम लेते, धनावेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने निकाल ली। अब हम उसी तरीके से इस ऋण आवेश के कारण इसी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि धन आवेश से दूर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऋण आवेश की तरफ होती है। ठीक है, ये हम पिछले वाले क्लास में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश के कारण किधर होगी? ऋण आवेश की तरफ होगी, इसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम E1 की बात करें, E1 तो कितना होना चाहिए? धन आवेश के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और E2 की भी बात करें, E2 वो भी कितना होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। अब एक ही बिंदु पर, क्योंकि ये दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं, ध्यान रखिएगा। तो
इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को निकालने का तरीका क्या है? E बराबर E1 प्लस सदिश E2। ठीक है, अब हम इसे सदिश रूप में जोड़कर है दोनों का जो परिमाण कितना होगा नेट परिणाम, तो काम देख रहे हैं E1 और E2 एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। तो अब E का परिमाण कितना आएगा? E का वैद्युत क्षेत्र का नेट का परिमाण कितना होगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos डिग्री। और आप देख रहे हैं कि परिमाण E1 का परिमाण बराबर है E2 के परिमाण, तो इस कार्य से परिमाण सेम होंगे। तो हम यहाँ से अगर हम E2 को E1 के बराबर या E2 को E1 के बराबर लिखें तो ये टर्म आपको बाहर हो जाएंगे और यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 और cos शून्य समान कितना होता है? 1। तो 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा? 1। सॉरी 2 होगा, 2 1 2। अब देखिएगा 1 और 1 मिलके 2 और ये 2 मिलके 4 और 4 अंडों से बाहर हो कितना हो जाएगा? 2 E1। ठीक है, अब E1 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 चाहे E1 चाहे E2 दोनों परिमाण बराबर है, कितना है? सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 आपको कैसे? तो अगर बात करें इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो अगर असमित रूप से विस्तार की दो आपकी एक घन एक ऋण लेते हैं, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अब अगले वाले चैप्टर में आप एक पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र में इसका उपयोग बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि अगर जो है एक धन प्लेट है एक ऋण प्लेट, दोनों का क्षेत्रफल समान है, सब पर पृष्ठ आवेश दोनों के समान है, तो उसके अंदर जो है उस धन और ऋण प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमने अंदर की तरफ, अब ये देखिएगा इसके अंदर किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र का परिमाण इतना ही होगा, मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर सभी जगह कैसे होंगे? एक समान होंगे, और एक समान कितने होंगे? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, मतलब पूरे के अंदर आपका जो वैद्युत क्षेत्र एक समान है। ठीक है, ये तो आ गया कि प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। नेक्स्ट हमको निकालना है कि प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो अब प्लेट के बाहर की बात करें, बाहर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बाहर हम एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, बाहर एक बिंदु है जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे लिखते हैं? E1 से। और धन आवेश के कारण कैसे होता है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होती है। अब दूसरी बात, इस ऋण आवेश के कारण इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? ऋण आवेश की तरफ होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत विस्तार की प्लेट के कारण किसी बिंदु पर कैसी होती है? वह यह दूरी पर निर्भर नहीं करती, दूरी अधिक हो चाहे कम हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। ये चीजें हम आपको बता रहे हैं, ना प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है ना दूरी पर। तो इसका मतलब इस भी कंडीशन में E1 बराबर कितना होगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर भी कितना होगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। यानी दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में कैसी होगी? समान। लेकिन अब बात करें कि यहाँ पर नेट परिणामी कितना होगा। लेकिन E1 और E2 दोनों सदिश है और एक ही बिंदु पर लगे हैं और विपरीत दिशा में परिमाण समान है, तो नेट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में हम दिखा रहे हैं इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E को कैसे लिखेंगे? E1 प्लस E2। ठीक है, अब E के परिमाण की बात करें, E के परिमाण को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 यहाँ पर cos 180 डिग्री, 180, क्योंकि E1 और E2 के बीच का कोण कितना है? 1। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम 180 का वैल्यू रखें तो 180 का मान कितना होता है? -1। तो ये माइनस से गुणा होगा तो 2 E1 E2 हो जाएगा। इस तरीके से हम E को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2। देखिएगा cos 90 की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर एंगल। देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर से। अब चलिएगा इस स्क्वायर पे ये टर्म आपको कैंसिल हो गया, तो E बराबर कितना है? सीधा सा E1 माइनस
E2 का परिमाण है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ग से बाहर हुआ तो ये परिमाण है E1 की। और यहाँ पे E1 और E2 के परिमाण आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो ये जब बराबर है, ये ऋण के साथ में, तो क्या कितना आ जाएगा, 0। तो E बराबर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब कि अगर एक समान आवेशित धन और ऋण प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पास रखें, तो वैद्युत क्षेत्र सिर्फ कैसे होगा, उनके अंदर ही बनेगा, उसके बाहर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी सभी जगह यहाँ पर बाहर सभी जगह वैद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अंदर आपको कितना होना चाहिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट भी आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिए और समझिए। जो बातें न समझ में आई हो वो हमें कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके जवाब देने की कोशिश पूरी तरीके से। धन्यवाद।